तो घनश्याम भाई भी इसमें कुछ ऐड करेंगे क्योंकि वो भी यही सिस्टम चलाने देंगे कुछ। घनश्याम भाई आप समझो कैपिटल गुड्स सेक्टर होता क्या है। आपको तो मालूम होगा अमित भाई, थोड़ा सा मेरे को जितना नॉलेज मैं बोल देता हूँ। कैपिटल गुड्स बहुत एक्सपेंसिव जो मशीनरीज होती है उनको कैपिटल गुड्स बोलते हैं। तो जनरली ये मशीनरी आम आदमी नहीं खरीदते हैं, कंपनीज ही खरीदती हैं, क्योंकि ये मशीनरी वो होती है जो मशीन को मशीन बनाने के काम आते हैं। ये मशीन से आप मशीन बनाते हो बेसिकली। तो ये मशीन्स तभी बिकती हैं जब ओवरऑल इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही हो, तभी लोग कैपिटल इन्वेस्ट करके बड़ी बड़ी मशीनें खरीदते हैं। उसमें बड़ी मशीन खरीदने के लिए आपको लोन लेना पड़ता है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, राइट। तो वो कंपनीज तभी करेंगी जब उनको लगता है कि आगे डिमांड प्रोडक्ट की उनकी होने वाली है। तो कैपिटल गुड्स अगर चल रहा है तो इकोनॉमी के लिए ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये कि इकोनॉमी स्ट्रेंथ में है। कई लोग बोल रहे हैं चैनल्स में, कई जगह पे सुन रहा हूँ कि इकोनॉमी अच्छी नहीं है, ये है वो है, पेमेंट्स नहीं आ रही टाइम पे, व्हाटएवर, आई डोंट नो। मगर एक कैपिटल गुड्स चलने का मतलब ये है, सिंपल सिंपल, कि इकोनॉमी स्ट्रांग है। नहीं तो कोई कैपिटल गुड्स खरीदेगा नहीं, और कैपिटल गुड्स नहीं खरीद रहे तो उनके प्राइजेस नहीं बढ़ेंगे, सिंपल है। तो मुझे तो लगता है इकोनॉमी काफी अच्छी है, और मार्केट भले एक शायद एक लो और लोअर लो बनाए, बट ओवरऑल मेरे को लगता है स्ट्रक्चर आगे जाकर के मे बी विद इन 1 मंथ अपने को बॉटम मिल जाएगा। अगर बॉटम नहीं बना है तो भी विद इन 1 मंथ वी शुड गेट अ बॉटम। fair enough. Jagvir, your views, and then Ghanshyam bhai, your views. आज न्यू कोई इसमें ट्रेंड में नहीं आया है आपके लिए डाउन ट्रेंड कोई सेक्टर। एफएमसीजी ऑटो को आउट परफॉर्म कर रहा है। एफएमसीजी अपनी कल परसों में बात हुई थी, काफी अच्छे चल रहे हैं एफएमसीजी के शेयर। और हमने जो स्कैनर एक डेवलप किया था उसमें भी आज कोई नया एंट्री भी नहीं है और कोई नया एग्जिट भी नहीं। रुचिरा पेपर जो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करते चलो। आज एक मेरे ख्याल से रेड कैंडल दिया है इसमें। अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो एक बार तो उससे बाहर निकल जाता घनश्याम सर, आपके मेरे को स्क्रीनर का जो क्या बोलते हैं उसको सिस्टम है वो एक बार समझाओगे, क्या आप यूज करते हो क्या नहीं यूज करते हो? थोड़ा फंडामेंटल साइड पे इसलिए पूछ रहा था। तो वो ग्रुप में डिस्कस करेंगे तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं मेरा नंबर आपको डीएम कर देता हूँ। ओके ओके, नो हाँ, इश्यूज। क्योंकि उसमें बहुत सी चीजें आती है वो डेवलप करने में। एमएससीडी है, हिस्टोग्राम है, फिर बाद में मिनिमम मैक्सिमम ब्रैकेट्स, काफी सारी चीजें हैं। ये जो स्क्रीनर ग्रुप पे पे चार्टिंग पे नहीं बोल रहा हूँ, स्क्रीनर पे बोल रहा था। अच्छा, स्क्रीनर में भी काफी सारे स्क्रीन्स बनाए हुए हैं मैंने। ओके जैसे आज का जो शेयर किया था वो आज का स्पेसिफिकली पूछ रहा था। ठीक है, आज का स्पेसिफिक जो पूछा था उसका बता देता हूँ मैं। जो 5-6 शेयर्स डाले थे वो ना, यस यस यस। उसमें मैंने यूज किया था जो करंट प्राइस है और हाई प्राइस है उसमें का डिफरेंस लेस देन 10% है, और करंट प्राइस एंड हाई प्राइस is greater than 0, then current price is greater than 100 rupees, वॉल्यूम उसमें मोर देन 1 लाख, एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन इज मोर देन 1000 करोड़। बस ऐसा वो सिंपल स्क्रीनर था। बाकी कॉम्प्लिकेटेड स्क्रीनर और बहुत है जिसमें खाली 2 या 3 शेयर आएंगे। जैसे एक मेरा स्क्रीनर है, इसको ही और इसमें क्राइटेरिया ऐड किए हैं। ये बेसिक चीजें लेके वॉल्यूम इज मोर देन 1 लाख, market capitalization is more than 1 lakh, debt equity is less than 0.5, EPS is greater than 0, EPS
latest quarter is greater than EPS preceding quarter, reserves are greater than equity capital into 5, means reserves is greater than 5 times of equity capital, return on capital employed is greater than 15, return on equity is greater than 15, current price is greater than daily moving average 50, current price is greater than daily moving average 200, and pledge percentage is less than 0.3, and promoter holding is greater than 50. इसके अंदर सिर्फ 3 स्टॉक आ रहे हैं, BLS इंटरनेशनल, फेम इंडस्ट्रीज और शाफलर इंडिया। ग्रेट ऐसे ग्रेट। मैं ओके हाँ बोलिए ओके, बोलिए सॉरी, हाँ बोलिए आप बोलिए। आप बोलो मैं बाद में बोलूँ। तो ऐसे मेरे फंडामेंटल स्टडी के बेस पे काफी सारे स्क्रीनर, वो स्क्रीनर से लिस्ट में डाउनलोड करते रहता हूँ, फिर मेरा एक वॉच लिस्ट है, वो वॉच लिस्ट में अपलोड करते रहता हूँ, और उसके बाद में फिर टेक्निकल पैरामीटर्स पे जो स्टॉक उसमें से अच्छे लगते हैं वो मैं पिक करके मेरे पोर्टफोलियो में डालते रहता हूँ, और फिर अपने मेरा जो स्ट्रेटेजी है उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से उसको मैं ट्रेल करते रहता हूँ। आइदर फिर बाद में जब मेरे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के सिग्नल आते हैं मेरे स्ट्रेटेजी के हिसाब से, तो वहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग या फुल प्रॉफिट बुकिंग का जब आ जाता है सिग्नल तो फुल प्रॉफिट बुकिंग, और स्टॉप लॉस जब हिट होता है बगैर हिचकिचाए ब्रूटली मर्डर कर देने का, उसका बाहर निकल जाने का, और नहीं निकले बाहर तो फिर बाद में स्टॉप लॉस के नीचे भी, अगर वो नीचे जाने के बाद में टाइम पे स्टॉप लॉस अगर बुक नहीं किया तो फिर बाद में उसमें बहुत ज्यादा ड्रॉडाउन यानी लॉस देखने को मिलता है, 20-30% तक चल जाता है वो लॉस। Okay, okay. So basically, kind of, you sort out stocks basis on some fundamental parameters that includes टेक्नो फंडा पिक्स है profitability. Yeah, that includes profitability and your return ratios to what the earnings currently are, to also including the debt, and then you apply your technical analysis. I specifically asked you because कि कल आपने या कहाँ पे शायद से आपने एक HBL डिस्कस किया था। HBL, I felt that you left, I mean you quit a little bit early, so I was just watching on what parameters you are using. That is again my view, that you quit early, but according to your system, HPL, it might be no, it might be HBL possible. might be some another person. I am not Okay, literally cool. Sorry then, sorry. So, guys, you got to understand that what Ghanshyam sir is doing, he's trying to mix fundamentals with technicals. He sorts out stocks based on some fundamental parameters and then applies technicals on it to be double sure about the quality of the stocks. So, what happens, there could be when you all are using just technical charts, and there could be breakouts in some stocks that are not fundamentally that strong, and that stocks may underperform, and that is why he has some fundamental parameters too, which he uses to to be double sure of the quality of the stocks that he is getting into. जैसे आज का एक मेरा टेक्नो फंडा पिक का मेरा जो स्कैनर है उसमें आया है एबीबी अभी मेरे ख्याल से अमित भाई भी बात कर रहे थे और कोई तो बात कर रहा था, मेरा 2-3 बार डिस्कनेक्ट हो गया, मे बी इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से। एबीबी में स्टॉप लॉस लेने का है 2310 का स्टॉप लॉस के साथ में, उसमें एंट्री ही बनता है, और फिर बाद में आगे उसको ट्रेल करते चलो। आरएसआई जब उसका अभी उसका आरएसआई है 69 का है आरएसआई, और मंथली आरएसआई भी उसका 69 का है। तो जैसे हम एक 2-3 सेशन पहले हमने बात की थी फादर ग्रैंडफादर कंसेप्ट की, तो मंथली मैं ग्रैंडफादर लेवल पे लेता हूँ, डेली मेरा चाइल्ड लेवल पे, वीकली फादर लेवल। तो ये 69 का मंथली आरएसआई जो है वो ये डेली आरएसआई को और ऊपर उठा के पकड़ा रखेगा। ये जब 75-85 जब आरएसआई क्रॉस कर देगा, 75 तक तो मैं इसको देखूंगा ही, खाली मैं मेरा स्टॉप लॉस देखूंगा, स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है तो चलते जा। 75 के ऊपर जाने के बाद में मैं उसको ट्रैक करना शुरू कर दूंगा डेली लेवल पर,
और 85 अगर उसने टच कर दिया, RSI बोल रहा हूँ मैं, डेली RSI 85 टच करने के बाद में जब वो वापस घूम के 70 RSI पे आएगा, तो उस समय मैं ब्रॉडर मार्केट का व्यू लूंगा, वहां पे देखूंगा कि ये रिटेस्ट कर रहा है क्या ब्रेकआउट को, रिटेस्ट करके वापस से अगर ऊपर जाने की संभावना है तो फिर उसमें एंट्री रखूंगा, नहीं तो प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाऊंगा। सिंपल सिस्टम है। सिस्टम के साथ में जब जब भी मैंने छेड़छाड़ की है या सिस्टम को जब भी मैंने वायलेट किया है, मैंने लॉस खाया है। इसलिए मैं वो मेरे मेंटर ने जो बना के दी हुई सिस्टम है, मैं वो सिस्टम फॉलो करता हूँ। Yes, any question? No, I just wanted to say, getting a lot of message और कि आज क्लियर नहीं है वॉइस स्पेस में, या बार बार लॉग इन करने में इश्यूज आ रहा है स्पेस में। किसी को, आप लोग जो हैं इनमें से किसी को आ रहा हो तो एक बार हैंड रेज या कोई सिंबल कर सकते हैं। घनश्याम सर, या मुझे इश्यू आया था, मैं बाहर निकल के वापस मेरा मैंने डेटा वगैरह सब एरोप्लेन मोड पे डाला, एक बार वापस अंदर आया, फिर बाद में चलने लगे। उसके पहले 2 बार मैं आउट हो गया था इसमें से, ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हुआ। ठीक है, मेरी तरफ से आज इतना ही है। am I audible? Yes, yes. Then Vijay sir, your voice went away, I guess. Yeah, your voice is come again. While you were speaking, your voice had gone away. That is what I felt. Oh, okay, no. घनश्याम जी, आपका हो गया तो जगबीर को ले लें। I had a question if somebody... Yes, sure. RSI thing. I mean, this is much on trading. So either... and this is something that we discussed a day before, a couple of days back. So remember we were discussing son, father, grandfather, and even Amit Bhai had given his inputs. So this is very specific. Today there was this talk, and I was pretty sure that it's going to fare well. But उसमें क्या था कि उसका RSI was above 80 levels, right? 15 minutes RSI was above 80 levels. Even the hourly RSI was above 80 levels. But जो उसका daily RSI था, that was in mid-range something. So how do you interpret this stock? Because अगर RSI इतना ज़्यादा है, so I felt that it would, it wouldn't sustain at those levels for long. Either it would get into a consolidation phase, at least for the day or for some time during the day, or it will come down. But the stock kept on going up, and I missed an opportunity over there. So how do you interpret how do you interpret this situation? If anybody can help me out. In this case, I check only daily RSI, not intraday time frame. Yeah, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes. I don't check that. When I want to get an entry based on my Techno Funda parameters, I just check daily RSI. If the RSI is above 55, then I will enter in that stock. Otherwise, no. And for exit also, I will check the daily RSI. बहुत बार क्या हो जाता है, छोटे टाइम फ्रेम पे उसका RSI बहुत ऊपर चले जाता है, या RSI is based on the formula between two movements. तो वहां पे उसमें कितना प्रॉफिट वगैरह हो रहा है वो अगर देख ले तो छोटे टाइम फ्रेम में एक आधा बड़ा कैंडल आ गया तो RSI वो छोटे टाइम फ्रेम का एकदम ऊपर चले जाए। वही अगर हम बड़ा टाइम फ्रेम का देखेंगे तो डेली समझो वो स्टॉक का अपर सर्किट अगर समझो 10% का ही है, छोटे टाइम फ्रेम पे उसका RSI बहुत जल्दी बढ़ जाएगा, पर बड़े टाइम फ्रेम पे जैसे डेली टाइम फ्रेम पे उसका RSI जल्दी नहीं बढ़ेगा। सो
when you're going for investing, better check daily chart at the time of entry and exit, not the 15-minute, 30-minute chart. This is my strategy. One may differ from this. Ganja bhai, आरएस so please go ahead. हाँ, आरएस पे मैंने काफी रिसर्च किया है, तो मैं बोल सकता हूँ थोड़ा बहुत। रिलेटिव स्ट्रेंथ का अगर आप फॉर्मूला गौर से देखोगे तो वो एक कंपैरिजन करता है करंट प्राइस का पिछले प्राइस से, मतलब कि अब समझो अगर 14 डेज का आरएसआई आप ले रहे हो, तो वो 14 डेज में प्राइस जब अप डेज होते हैं तो कितना बढ़ा, जब डाउन डेज होता है तो कितना घटा, ठीक है, उसका कंपैरिजन है बेसिकली आरएसआई। तो जब हम उसको शॉर्ट पीरियड्स पे देखते हैं, जैसे आप 15 मिनट बोलते हो या 5 मिनट बोलोगे, तो उसमें एक डिफेक्ट बोल सकते हो आप उसमें, या डिफेक्ट नहीं भी बोलो, उसका कैरेक्टरिस्टिक है वो कि शॉर्ट टर्म में क्योंकि नॉइज ज्यादा होता है, ठीक है, तो वो बहुत हाई लेवल पे जाकर के वो रिट्रेस करेगा ही करेगा। इट विल नॉट रिमेन टू अ वेरी हाई लेवल, मतलब कि 70-80 के ऊपर वो ज्यादा रुकेगा ही नहीं, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक ही वैसा है। मगर अगर आप उसको हायर टाइम फ्रेम्स पे देखोगे, लाइक वीकली पे देखोगे या मंथली पे देखोगे, तो वो ऊपर लेवल पे जाता है और वहां पे सस्टेन करता है। दैट्स अ बिग डिफरेंस। तो वो कैरेक्टरिस्टिक शॉर्ट पीरियड्स पे अलग होता है आरएसआई का, और लॉन्गर पीरियड्स पे आरएसआई अलग कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है। इसके लिए हर इंडिकेटर हर टाइम फ्रेम में सेम चलेगा ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जब कोई स्टॉक चल रहा है ऊपर, तो एक दिन में वो कितना बढ़ सकता है, वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ सकता, वो वहां से फिर रिट्रेस करता है। मगर क्योंकि वो शॉर्टर टाइम फ्रेम में रिट्रेस कर रहा है, उसका रिट्रेसमेंट छोटा होएगा। वो समझो कि या तो 1 या 2% रिट्रेस कर देगा, ठीक है। मगर अगर वो बड़े टाइम फ्रेम पे है तो वो रिट्रेसमेंट जो है वो अगर करना होगा तो बड़ा रिट्रेसमेंट करेगा, ठीक है। तो आपको वो समझना पड़ेगा, दोनों में आप कंपेयर करो, एक बार मंथली चार्ट या वीकली चार्ट देखो, आरएसआई का कैरेक्टरिस्टिक उस पे देखो, आप कुछ स्टॉक्स पे लगा के देखो, और वही सेम चार्ट्स पे आप 15 मिनट का या 30 मिनट का या 5 मिनट का चार्ट्स लगा के देखो, कैरेक्टरिस्टिक ही चेंज है पूरा आरएसआई का। तो आपको पहले इंडिकेटर को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, चार्ट पे समझना पड़ेगा, तो आपको उसका कैरेक्टरिस्टिक समझ में आएगा, ठीक है। तो जनरली ऐसा होता है कि लॉन्गर टाइम फ्रेम में स्टॉक जब चलते हैं तो चलते ही रहते हैं, छोटे छोटे रिट्रेसमेंट आएंगे, छोटे छोटे करेक्शंस आएंगे उनमें, मगर बड़े करेक्शंस नहीं आते उनमें, ठीक है। मगर वही शॉर्टर टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो वो शॉर्टर टाइम फ्रेम में वो बड़ा दिखता है, मगर एक्चुअली वो करेक्शन सिर्फ 1 या 2% का ही होएगा, क्योंकि वो 5 मिनट का चार्ट है। तो उसमें 1-2% का करेक्शन में भी वो आरएसआई नीचे आ जाएगा, आपका 50 के नीचे भी चले जाएगा। आप कैरेक्टरिस्टिक्स को समझो आरएसआई की, आपको दिखेगा वो, जब सिर्फ आप चार्ट देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। And Sumit, I'll add to your point only कि जब हम 5 और 15 मिनट पे आरएसआई को देख रहे हैं ना, और अगर हाल में उसमें रिवर्जन नहीं आ रहा है, तो मतलब जो अगर 5-15 मिनट हम छोटे टाइम फ्रेम पकड़ ले तो मेरे लिए अर्ली हो गया मंथली जैसा, 5 और 15 मिनट हो गए वीकली जैसा। तो अगर अर्ली में नहीं आ रहा है ना, तब तक उसको मत पकड़ो, उसके साथ कैंडल्स देखो, नया हाई बना रहा है कि नहीं बना रहा है। शॉर्ट टर्म में पक्का करेक्शन आ सकता है, मतलब फॉर एग्जांपल निफ्टी पकड़े अपने 50 पॉइंट का करेक्शन कहीं भी निफ्टी दे देगा, पर टाली में जब तक वो करेक्शन नहीं दिख रहा ना, उस स्टॉक को एग्जिट मत करो। इसके लिए जो सोवित नहीं विवेक भाई ने जो लिखा है ना, विवेक गडोरिया ने, मल्टीपल टाइम फ्रेम पे, तो हर चीज को मल्टीपल टाइम फ्रेम पे देखो कि मल्टीपल टाइम फ्रेम पे उस पर क्या हो रहा है। अगर मल्टीपल टाइम फ्रेम पे उसका रिवर्सल नहीं आ रहा है, देयर इज नो पॉइंट टेकिंग रिवर्सल ऑन दो स्टॉक्स। तो अमित भाई, ये स्टॉक जो था ना, उसमें 15 मिनट पे भी आरएसआई बहुत हाई था, एंड इवन आर्ली पे बहुत हाई था। तो अभी ये केस में हाउ डू यू इंटरप्रेट, क्योंकि 5 और 10 मिनट, मतलब मैं 5, 10, 15 तो मतलब 15 से नीचे नहीं देखता हूँ, इवन इफ आई हैव टू देख इट। तो ये तो बहुत ज्यादा था। सो एंड दिस स्टॉक वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक टुडे, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स इन एफएमसीजी टुडे। सो सभी उसमें एक ही चीज ऐड करता हूँ कि आरएसआई ओवरबॉट है ना, तो इसका मतलब नहीं कि ये ओवरबॉट जल्दी से गिर जाएगा। ओवरबॉट का मतलब है कि जो स्ट्रेंथ है ना उसमें, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, वो गिरने को रेडी नहीं है। ओवरबॉट का हम गलत मतलब इंटरप्रेट करते हैं कि ओवरबॉट हो गया तो पक्का गिरेगा,
ओवरसोल्ड हो गया तो पक्का गिरेगा। ये डेली या वीकली पर पक्का इंडिकेशन दे देगा कि भैया बहुत हो गया, कहीं ना कहीं छोटा मोटा करेक्शन जो था या छोटा मोटा जो इतना बड़ा बिल्टअप बना था वो करेक्ट हो सकता है। बट वापस रिवर्स पकड़ेंगे ना छोटे टाइम फ्रेम पर, तो छोटे टाइम फ्रेम का मतलब ये हो गया कि उसको उसी रेंज में रहना है। उसको RSI एक्सपांशन बोलते हैं कि एक्सपांडिंग मोड में आ चुका है, उसको बढ़ना ही है अभी, उसको बढ़ के ही जाना है। मैंने मंथली चार्ट पे इंडेक्सेस पे देखा है। 2016-17 की बात करूं तो डाउ जोन्स यूज्ड टू ट्रेड एट 90 RSI, जिसने RSI 23,000 डाउ को शॉर्ट किया रहेगा 30,000 तो उसका कवर करने का ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि RSI 97 हो गई थी। Okay, got it. This was very helpful. Ki on higher time frames, we can I mean, one interpretation can be that it is oversold, but on lower time frame, we can we can interpret it that way, that the strength is still being maintained. Right. Yes, then with this, sir, please. नहीं, मैं अमित सर का वही उसी पे ऐड करता सर। एक टाइम पे आईटीसी जब राजा था इंडेक्स का, या रिलायंस ने जब स्टार्टिंग मूव देने लगा था आफ्टर मेनी इयर्स, इन दोनों के भी आरएसआई, या अभी लेटेस्ट केस में जब ग्रीन वगैरह ये सब चढ़ने लगे थे अदानी के स्टॉक्स वगैरह, सो उनके आरएसआई भी काफी टाइम तक ओवरसोल्ड से ही लगे रहते। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। अगर स्टॉक में अगर स्ट्रेंथ है तो RSI 65 और 75 जब उसका क्रॉस होएगा, उसके बाद में वो बहुत बड़े बड़े अच्छे मूव देगा। 75 से 85 के बीच में तो आपको करीब करीब 20 to 30% का आपको मिल जाता है, तो उसको छोड़ना नहीं है। 70 आ गया और बहुत से ये लोग बोलते हैं यार ऐसा 70 यानी ओवरसोल्ड हो गया, अभी इसको निकालना नहीं है। उसके बाद में आइदर 3 रेड कैंडल्स और वापिस RSI कूल डाउन जब हो रहा है उस समय उसमें से बाहर निकलो। ठीक है। सो घनश्याम सर फैबी, उसमें एक चीज नॉर्मली जो एड ऑन है, सी एवरी स्टॉक, एवरी इंडेक्स, दे हैव देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो, इन टर्म्स दैट आप अगर पुराना उठा के देखोगे उनका उसी टाइम फ्रेम वगैरह में, एंड इवन लॉट ऑफ एनालिस्ट, कोई 30-70 देखता है, कोई 60-40 देखता है, कोई 80-20 देखता है। सो सबके अपने अपने RSI के पैरामीटर्स हैं, प्लस RSI की मतलब आप अपने उसके सेटिंग्स भी चेंज कर लेंगे तो भी बहुत होगा। तो हर एक स्टॉक का अलग है वो, मतलब एज एन ओवरऑल ठीक है, सारी थ्योरी सेम है, लेकिन किसी के कुछ पैरामीटर्स चेंज करके या कुछ लेवल्स चेंज करके, या वो किस चीज़ को रिस्पेक्ट करता है वो भी थोड़ा देख लेंगे अगर पीछे से, तो भी बहुत हेल्प मिल जाता है। एक स्टैंडर्ड लेंस से सब चीज को देखना थोड़ा सा बहुत ज्यादा सिंपलिस्टिक करना हो जाता है। ऑल्दो सिंपल चीजें ही चलती हैं, लेकिन कई बार कुछ चीजों में थोड़ा सा मेहनत करके देखना होता है। सोवित सर या अमित सर इस पे ऐड ऑन कर सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ, अगर मे बी मेरे को समझाना ना आ रहा हो ढंग से। नहीं, रणविजय जी आपका बोलना ठीक है, बट RSI के मैटर में मैंने जितना रिसर्च किया है, मेरा एक वीडियो भी है यूट्यूब पे, कोई भी सर्च कर सकता है। मैंने एक बैक टेस्ट किया था 3000 स्टॉक्स पे, ओके, RSI मंथली के ऊपर। तो अगर उसमें मैंने बैक टेस्ट करके ये दिखाया है कि अगर RSI 68 आप उसको एक फिबोनाची नंबर लेकर के ले सकते हो या कुछ भी लेकर के ले सकते हो। अगर RSI अगर 68 के ऊपर जाता है, ठीक है, आप 70 ले लो, राउंड फिगर लेना है तो, ठीक है, उससे भी रिजल्ट अच्छे आते हैं। ये अगर 68 या 70 के ऊपर चले जाता है मंथली पे, तो आपको बाय करना है। अगर आप वहां पे बाय करते हो और एग्जिट करो जब वो 55 के नीचे चले जाए। अगर ये सिंपल स्ट्रेटेजी से आप अगर मंथली के बेसिस बाइंग और सेलिंग करोगे, मतलब RSI 68 के ऊपर चले गया तो आप बाय कर लो, और RSI 55 के नीचे चले गया तो आप एग्जिट कर दो। इस स्ट्रेटेजीज के बेसिस पे अगर आप ट्रेडिंग करते हो, आपका रिटर्न करीब करीब 22% है एनुअलाइज CAGR, ठीक है। और आपका ड्रॉडाउन करीब करीब जो है 38% है, 38% ड्रॉडाउन है, जिसमें निफ्टी का ड्रॉडाउन 2008 में 62% कुछ था।
उसकी जगह पे आपका 38% है, तो निफ्टी के ड्रॉडाउन से कम ड्रॉडाउन है और निफ्टी का एवरेज रिटर्न करीब 14% है। उसका डबल आपका डबल तो नहीं है बट 22% आपका रिटर्न है। तो मतलब कि ये जनरलाइज्ड है, ठीक है। आप ये 3000 स्टॉक्स पे मैंने बैक टेस्ट किया है, कोई एक या 10 स्टॉक पे इंडिविजुअली नहीं टेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो आप सर्च करोगे मेरे नाम से, आपको आरएसआई का ये मिल जाएगा, द्रवनीति एजुकेशन करके हमारा चैनल है, उस पर मिल जाएगा। नहीं भी है तो मैं सिंपल चीज बता रहा हूँ आपको, आप खुद भी टेस्ट करके देखो। मैं तो बोलूंगा आप खुद टेस्ट करके देखो, तो ही आपको भरोसा होएगा। नहीं बिल्कुल सर, वो बिल्कुल इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज रूल डेफिनेटली वो है, एंड श्योरली जो आप कह रहे हैं डेफिनेटली कोई भी कुछ भी बोलता है, अगर हम उसको खुद से करते हैं तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, ये तो फैक्ट है। सर कॉन्फिडेंस आपको दूसरे की स्ट्रेटेजी में कभी आएगा ही नहीं जब तक आप उसको टेस्ट नहीं करोगे। 4 लूजिंग ट्रेड होंगे ना, आप बंद कर दोगे वो स्ट्रेटेजी को, ठीक तो है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप खुद उसको टेस्ट करो। मेरे बोलने पे मत जाओ, बिल्कुल भी मत जाओ, किसी के भी बोलने पे मत जाओ, आप खुद टेस्ट करो। अगर आपको लगता है कि पैसा आप बना सकते हो वो स्ट्रेटेजी, तो ही आप अपना पैसा लगाओ, नहीं तो अपना हार्ड अर्न मनी मत लगाओ। Sure, sir. Jagveer, we'll go with your view. Just a second. पहले अमित सर, लॉट ऑफ कंप्लेंट्स टुडे, जो कि कोई कनेक्ट नहीं कर पा रहा है या किसी को कनेक्ट हो रहा है बार बार, वो बाहर निकल रहा है, तो उसके लिए कोई सॉल्यूशन है क्या आपके पास? अगर आप, बिकॉज यू आर द होस्ट, करके कुछ। Ranvir, I have a solution. This thing was happening with me. This is Devashish. So I logged in using my Twitter app on PC. It is stable on the PC. It is not stable on the mobile. But the problem with the PC is that you cannot speak on a space. You can listen, जी जी, and that was stable when this thing was happening on the mobile. So I think it's a mobile specific issue. बिकॉज थैंक यू सर, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर No, it's happened with me at least 5-10 times. It has happened on the mobile. ओके। अमित सर कुछ कर सकते हैं इसके लिए, या जगवीर का व्यू लेके रीस्टार्ट करके देखें, या कैसे? On the RSI, I had a point. हाँ जी, RSI पर मेरा एक point है, which हाँ I जी, हाँ जी, use. बोलिए, सॉरी, बोलिए बोलिए सर। So there's this guy Kunal Botra, ET Now में आता है. I'm sure you are aware of him. So about a couple of months back, and you can do a search on YouTube with Samco Securities. That's the channel. He talked about a specialized RSI. So what he does is he uses a 14 RSI, but instead of the input being closing price, he uses an EMA. He uses a 13 EMA or an 8 EMA, I forget. If you see the video, you'll see it. Now, what happens in that is I'm an intraday trader for most of the time. Is there are a couple of other things also which I use with the RSI. So what happens is that because I use the 1 minute time frame, because I'm a price action trader, uh, uh, so I use the 1 minute time frame. This RSI actually goes into overbought and oversold at least 5-7 times in a day on the 1 minute time frame. That along what I have also found, and I found it specifically for I found it specifically for Naukri. When Naukri crashed for almost 1,000 rupees or 1,500 rupees. So what I noticed is that if you turn the time frame to 1 hour, and if a head and shoulder pattern is getting formed, right? In this case, the right shoulder was getting formed uh, after about 7 days or maybe 4 days. And if the RSI reading is lower and the right shoulder obviously is less than the head, his reading is also lower, it's a good indication of a fall. I was just saying technically what can you do? Now I use that very frequently. The other thing which I also use is I subscribe to True Data, the 1 minute end of day, and then I massage the data, because in the morning
I look at extraordinary volume. I don't use charting because I found that charting, I mean, somehow, you know, okay, so my logic is as follows. I use a scoring model. I My Excel sheet is connected to my Nest Trader, and I'm getting feed on an online basis from the Nest Trader, which I subscribe to from Kotak Securities, and it is basically giving me volume, high, low, open, close. Open, close obviously is once a day, but high, low, essentially, I also use ATR. So what I do is, based on the ATR, I do target because that, and since money is limited in the sense that even a guy with 100 crores has limited money, right? So I use a theoretical calculation to say that if I have a lakh rupees or 5,000 rupees or whatever money, then how many shares can I buy and short within that? And then the share which has given them is actually moving very rapidly in the first 15 minutes or 30 minutes. Then I start looking at the pattern. I start looking in the specialized RSI, and I use the data from True Data because behavior, and I use a lot of statistical analysis to say that this is abnormal behavior of volume as well as of price in order to target out of my 350 shares which I track on my Excel sheet. And because it's a scoring model and I just look at the top 25, automatically based on the scores, it actually moves it up. The Excel sheet advantage, it moves it up on the top. So I only focus on those 4, 5, or 10 along with volume. So that's what I do. That's my trading system as an intraday trader. But I found this specialized RSI to be useful. Yes, sir. Amit sir, can you hear? या देवाशीष सर सर एक रिक्वेस्ट पहले एक सेकंड रुकना भाई, मैं 10 मिनट में वापस आता हूँ, ठीक है? तो मुझे देवाशीष सर से भी क्वेश्चन रहेगा और मैं उनकी जो चीज करी ना मैं उसमें ऐड करूंगा. टिल देन वी हैव जगवीर ओवर हियर, सो लेट्स फिनिश जगवीर क्योंकि उसको वापस 5 बजे उठना पड़ेगा. देवाशीष सर बी ओवर हियर, सो वी विल हैव सम गुड कन्वर्सेशन अगेन. सर मैं सिर्फ ये बोल रहा था कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है लोगों को अपने तो इसमें सिंपल करो, ट्विटर से एक बार ट्विटर का ऐप क्लोज कर दो, जितने ऐप चल रहे हैं सारे ऐप क्लोज कर दो. क्लोज ऐप करके आपके पास ऑप्शन रहता है, जाके ट्विटर की जहाँ ऐप का आपका सेटिंग्स में जाओगे ना, ऐप में सेटिंग मिलता है, तो जाके ट्विटर का जितना कैश मेमोरी है ना वो क्लीन करो, फिर वापस ट्विटर पर लॉग इन करो. मैं भी रोज यही करता हूँ, इसके लिए मुझे अभी प्रॉब्लम नहीं आता. पहले मुझे भी रोज प्रॉब्लम आता था. कनेक्टिविटी का इशू है आपको तो आप कंप्लेन कर सकते हो सुनील मित्तल साहब को, बिरला जी को, मुकेश भाई को. उसमें तो मेरा कुछ रोल ही नहीं है यार. वरना लिख दो कंप्लेन मोदी साहब को कि हमारे पास इशू नहीं. वो तो सबको इशू है यार. कनेक्टिविटी का इशू मुझे भी इतना आता है ना कि रात को मोबाइल में घर पे बैठे डेटा चला जाता है. अरे आजू बाजू बैठे एक जियो का कनेक्शन चल रहा है, एक दूसरा जियो का कनेक्शन नहीं चल रहा है, तो इसके लिए तो कंप्लेंट आपको वही करनी पड़ेगी. मेरे पास इसका फिर लास्ट में आपको सिंपल बता दिया, ये कर लो, एप्स क्लोज करके रीजॉइन करो, मेमोरी क्लीन रोज करके आओ. मैं रोज मेमोरी क्लीन करता हूँ. जितना कम मेमोरी रखोगे उतना फोन फास्ट काम करेगा. ये फोन का इश्यू रहेगा, थोड़ा बहुत कनेक्टिविटी का इश्यू रहेगा. अभी 5G लॉन्च करने वाले हैं, जबकि स्पीड अपने पास शायद 2G या 2.5G की आ रही है. 4G की तो मेरे पास भी स्पीड नहीं आती है. मैं डेटा डाउनलोड करने को लगा तो दिखाता है कि सिर्फ 1 GB तो बहुत दूर की चीज है. मतलब 100 MB भी डाउनलोड करना होगा ना तो दिखाता है 15 सेकंड लगेंगे. भाई 15 सेकंड काहे को लगाने हैं? अब वो वाईफाई फाइबर के बाद भी मैं सिचुएशन बता रहा हूँ, वरना क्लिक करके डाटा डाउनलोड होना चाहिए. मेरे पास भी नहीं होता यार. तो उसमें मैं बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास कोई इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं. जो था मैंने बताया. नो इशू सर. जगवीर भाई आप कंटिन्यू करो. जी अमित भाई, थैंक यू. जैसा कि कल अपने स्पेस पे डिस्कस किया था कि 15,750 के ऊपर अगर टिक गया तो वो आज का लो ब्रीच कर जाएगा, और लास्ट मोमेंट में उसने करीब आज का लो नहीं हाई टच कर दिया और उसके ऊपर टच करके वापस आया. तो बेसिकली अभी मार्केट स्ट्रॉन्ग ही है और टाइम साइकिल गैंग लेवल जो है 16,028, ये ऑलमोस्ट कल अगर ब्रीच कर जाता है तो इसका नेक्स्ट लेवल 16,000
088 यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग इंट्राडे आ सकती है। कल बताया था कि कल जो फॉल हुआ था वो बेसिकली 800 निफ्टी चलने के बाद 200 पॉइंट का इंट्राडे प्रॉफिट बुकिंग था। सेम इन मॉर्निंग में भी वही हुआ था। आफ्टर 150 के 180 निफ्टी प्लस होने के बाद 70-80 पॉइंट निफ्टी का फॉल आया। उसके बाद करीब 1-2 घंटा वहाँ पड़ा रहा और वापस से उसने जर्नी स्टार्ट कर दी और फिर लास्ट 45 मिनट्स ने कंटिन्यूस अप ट्रेंड दे दिया। और अभी कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी वाले दिन ये लोग कोई भी एक जगह पे नहीं रखते हैं। मोस्ट ऑफ ऐसा होता है कि दोनों तरफ करते हैं। तो कल 16,088 ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको टच करके वापस आ सकता है और ऑलमोस्ट फ्लैट के करीब दोपहर तक आएगा और सेकंड हाफ में तो जो वोलेटाइल के हिसाब से मूवमेंट होगी रहेगा। और फ्राइडे को अगर कल इसने 16,088 के ऊपर क्रॉस दे दिया तो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा निफ्टी का 16,380। बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेंगे। एक मिनट चार्ट को स्टॉप का रखना है ये बता ना भाई। टारगेट तो अपनी जगह, स्टॉप का रख के जाए कोई अगर खरीद ले कल। ओके हाँ बता देता हूँ, बिल्कुल बता देता हूँ। मैं बोलता हूँ बिल्कुल नहीं कल नहीं का नहीं नहीं, मैं एक चीज ऐड करता हूँ उसमें, कल का वीकली मत खरीद, नेक्स्ट वीक का खरीद लेना या मंथली खरीद लेना, क्योंकि कल क्या होगा वो देखो एक्सपायरी है, एक्सपायरी में कुछ भी होता है। इसीलिए मैंने कॉल पुट ऑप्शन की आज बात ही नहीं की। कल मैंने किया था लेकिन आज मैंने कॉल पुट की, कल के एक्सपायरी की बात ही नहीं की। मैं 14 जुलाई का ही सबको कहूंगा कि 14 जुलाई का ही अगर नीचे मिलता है अगर चांस तो 16,100 या 200 का कॉल बाय किया जाए। कल के एक्सपायरी के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि कॉल पुट में क्योंकि कल ऑलमोस्ट प्रीमियम इरेज जैसा ही रहेगा और जो भी मूवमेंट होगी जैसा कि मैं देख रहा हूँ ये इस बार भी गुड फ्राइडे रहेगा। शुक्रवार को शॉर्ट कवरिंग मार्केट में देखी जा सकती है और फ्राइडे को 16,130 के ऊपर निफ्टी निकलने के पूरे चांस है। बैंक निफ्टी के लिए बता देंगे। बैंक निफ्टी में 34,500 स्पॉट यहाँ तक कल जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। और 34,660 ये टच कर वापस से ये रिटर्न आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अगर कल इसने 34,600 के ऊपर क्लोज दे दिया तो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 35,088। ये रहेगा उसका सप्लाई जोन जहाँ पे बैंक निफ्टी आप सेल कर सकते हैं ओनली 130 पॉइंट के स्टॉप लॉस से। सप्लाई जोन होगा 35,088 स्पॉट लेवल। ये एप्लीकेबल रहेगा कल और फ्राइडे के लिए हायर लेवल पे। यस अमित भाई। जगवीर कोई स्टॉक दिख रहा है अच्छा सा? एक्सिस बैंक, मनप्पुरम फाइनेंस। एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट क्या लगता है मोटा मोटी? बता देते नहीं मोटा मोटे नहीं, मैं सिस्टम पे नहीं बैठा होता हूँ, अभी बैठा हुआ हूँ, चार्ट देख के बता देता हूँ। मनप्पुरम फाइनेंस 90.55 स्पॉट का क्लोजिंग है। ये 91 समथिंग लॉन्ग जा सकते हैं और स्टॉप लॉस होगा 88 और टारगेट रहेगा 93। और जिस दिन इसने 94 के ऊपर क्लोज दे दिया, इसकी लॉट साइड भी बढ़ी है, जरा ध्यान रखना। 94 के ऊपर क्लोज दे दिया तो ये 103.5 का टारगेट रहेगा मनप्पुरम फाइनेंस। एक्सिस बैंक जब चलेगा तो ध्यान में रखिएगा ये निफ्टी चलेगा। जब अगर वो दबाव में होगा तो निफ्टी को ये लोग प्रेशर में रखते हैं या आ जाएगी। तो एक्सिस बैंक पिछले 2-3 सेशन से अच्छा खासा अप मूव पे आ चुका है। एक्सिस बैंक 657 क्लोजिंग है, इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं 660 के ऊपर स्पॉट लेवल रहेगा और इसका स्टॉप लॉस रहेगा 651 स्पॉट लेवल और टारगेट रहेगा 673।
जब भी इसने 677 के ऊपर क्लोज दे दिया स्पॉट लेवल, तो इसका टारगेट रहेगा 698। ये हायर लेवल के टारगेट हैं और ये आ सकते हैं, ये जुलाई में ही आ सकता है। जब ये इतना अच्छा खासा अगर आप खींच सकता है एक्सिस बैंक, तो ये निफ्टी अपनी आराम से 16,300 400 टच कर सकती है जुलाई में। क्लियर अमित भाई? एक तीसरा स्टॉक भी था ना, एक भी तीसरा स्टॉक भी कोई था। हाँ, कल मैंने HDFC बैंक, एक्सिस, HDFC, कोटक, ये दोनों को भी कल लॉन्ग का बताया था, तो आज उसका अपमूव हो गया। वो दोनों भी अभी रन मूव में ही अभी स्टेडी है, अभी कंप्लीट है। और आपको याद होगा कि SBI 450 के लेवल पर तक अगर ब्रीच नहीं करता है तो अप था वो, और आज ऑलमोस्ट 30 रुपीज प्लस हो गया है वो। आज का क्लोजिंग है 480। इसको 488 तक जा सकता है SBI। 488 पे सप्लाई हो जाएगा, सप्लाई जोन में आ जाएगा प्रॉफिट बुकिंग के लिए। 488 तक जा सकता है, अभी 479 है, तो 9 रुपीज का मूवमेंट अभी भी इसमें आ सकता है SBI में। वहां पे आप सेल कर सकते हैं सिर्फ 4 पॉइंट के स्टॉप लॉस से, 7 to 12 पॉइंट के फॉल के लिए। SBI में लॉन्ग हुए थे अपने 458 पे, 450 का स्टॉप लॉस था, तो ऑलमोस्ट 20 रुपीज का अप मूव इसने दे दिया है SBI ने। Fair enough. Have you your view or anything you want to give? I don't have any such view, but I will share an Okay. interesting data point or a I told you that I'll be sharing some stuff. So the thing is that I read an article today, and since 1930, the July 1st fortnight has been the best fortnight in the entire year for the entire world markets. So there they had mentioned that in since 1930, always. So if the market has been falling before the start of month of July, it starts consolidating at least in this fortnight, and it doesn't fall. And if it has been uh, rising, so the rise in the first fortnight has always been better than what it was earlier. या तो अगर वो कंसोलिडेशन में भी चल रहा है तो ये दो जो वीक है उसमें अप मूव दिखता ही है. So to confirm that on Indian markets, I went and saw Nifty chart for last like 6 to 7 years. So if into 2021 I'll keep that as a as an exception. तो उसमें कंसोलिडेट हो रहा था पूरा मार्केट. 2022 में ऊपर था, 2019 में कंसोलिडेशन में था, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 पांचों साल अगर इसके पहले मार्केट अगर गिर रहा था तो जुलाई में थोड़ा कंसोलिडेशन में आ गया था, या तो ऊपर चलना चालू हो गया था खाली ये 2 वीक के लिए. अगर वो बढ़ रहा था तो अच्छा खासा बढ़ गया है ये जुलाई के फर्स्ट 2 वीक में. तो ये तो चार्ट्स पे है, ओपन डेटा है, कोई भी जाके चेक कर सकता है. So this is one of the interesting points that I found. So maybe, and this is not. Then I went and researched on the internet, and it's not. मतलब ऐसा नहीं है कि ये बहुत जनों को नहीं मालूम है. It's a very widely known phenomena in the US. So many of the fund managers take this as an opportunity. कि अगर if it's going to be good for next 2 weeks, so all the and it has been falling, and if they are expecting that it is going to fall further, so they'll use this as an opportunity to offload their stocks they are stuck in, or many people even play for these 2 weeks. So ये है हुआ है. आप लोग भी जाके निफ्टी का चार्ट देख सकते हो, S&P 500 का चार्ट देख सकते हो, डाउ का चार्ट देख सकते हो. So this was one of the interesting points that I had in mind. Also, one more point is that ये यूरोप का या यूएस का, I forgot one of the two places. क्या बोलते हैं इसको, production output has been really good.
in spite, and production output, factory output, sorry. Factory output has been really good, and so we see, though it contributes only 12% to the GDP, so we are seeing that demand is there. Uh, so reiterating the fact that we don't want to get into a phase where too much of good will become bad. कि अगर इन लोग इंटरेस्ट रेट गिरा रहे और फिर भी डिमांड नहीं कम हो रही है एंड इन्फ्लेशन परसिस्ट बिकॉज ऑफ द डिमांड, इट्स गोइंग टू बी रियली बैड. सो देखो, और आज का फेड का मीटिंग भी है, सो इट्स डाउ हैज नॉट येट रिएक्टेड. फेड का मिनट्स आएगा तो देखते हैं कैसे रिएक्ट होता है. But I'll be cautious and be bull for next 2 weeks as the data suggests. Have you anything on this food inflation part? कल भी हम 4 दिन से इसी पे बात कर रहे. फूड इन्फ्लेशन तो सर ये अभी जो QSR है, ये मिसेस बेक्टर वाज वन ऑफ द स्टॉक दैट आई हैव बीन, मैंने ट्विटर पे भी इसका एक थ्रेड पोस्ट किया था मिसेस बेक्टर पे के एनालिसिस पे. इट्स अ वेरी गुड स्टॉक एंड आई हैव बीन वेरी बुलिश. सो इन लोग का जो क्वालिटी स्टफ है, आई मीन दीज गाइस मेक रियली क्वालिटी कुकीज दैट आर एक्सपोर्टेड टू द यूरोपियन countries. So imagine the quality that they have. And because of the fall in palm oil prices, and one more thing is that these guys also supply to one of the burger chains. अभी मैं नाम नहीं लूँगा. तो इन लोग का जो भी नॉर्थ में, वेस्ट में और ईस्ट में जो भी बर्गर चेन है, द बिग बर्गर चेन, इन लोग के बंस जाते हैं. So these guys are really, I'm like super bullish on one of this counters, but you all got to do your own research. Yeah, so palm oil has fallen 35%, wheat prices have fallen, rice prices have fallen. तो हम लोग ने FMCG में तो बुल देख लिया, ये QSR में अभी तक देखना बाकी है. अगर आप पिज्जा भी निकाल के देख लोगे, डोमिनोज या जुबिलेंट जिसको बोलते हैं, that guy has been performing well, but उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है. I don't know why. And it's also FNO stock, so it can also be traded. तो वो देखो, वो अच्छा है. QSR space I'm like really bullish, but it's going to be so understand there are going to be there's going to be this push because of fall in commodity prices, but that is not going to take it like उसको multi-bagger नहीं बना देगा. Multi-bagger, only a few selected stocks can be multi-baggers out of this space. So you all will have to choose really wisely from the pack. Going on that, one more thing I'll tell you, corn prices have also fallen. Now not many people know, जो सबको पता है कि शुगर से एथेनॉल बनता है, सबको पता है कि राइस से एथेनॉल बनता है. बहुत कम जनों को पता है कि राइस से एथेनॉल बनता है, और उससे भी कम जनों को पता है कि कॉर्न से भी एथेनॉल बनता है. So you all got to also find companies that are distilleries who make alcohol out of corn. So corn का जो alcohol बनता है उसका एक substitute, उसका एक by product है ethanol. So find those companies too, and there can be 30-40% gains in these companies too. क्योंकि ये लोग मतलब इन लोग ने लास्ट 2-3 क्वार्टर परफॉर्म नहीं किया होगा because of commodity prices. Commodity prices going forward, giving a view on that. Demand crush के वजह से commodity. One more interesting fact that came, I don't know who said that Ukraine has increased its wheat outlook for the coming season. So that is also one bullish thing. India, we were frankly speaking, जो inflation Europe देख रहा है, US देख रहा है, वो हम लोग नहीं देख रहे. So we have been cushioned against it. And I see the prices going forward, I mean going down forward, but मैं पता नहीं मेरे को क्यों मैं cautious हूँ. मेरे को कुछ अच्छा feeling नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे पास कुछ demand factors नहीं है. Understand that the markets work on demand. मेरे को कोई बड़ा demand चाहिए, एक change in sentiment चाहिए. जो 6 महीने से हम लोग बात कर रहे हैं, किसी से भी बात करो वो recession की बात करेगा, interest rates की बात कर रहा है, इन्फ्लेशन की बात कर रहा है, स्टैगफ्लेशन की बात कर रहा है, वॉर की बात कर रहा है. ऐसे जब भी सेंटिमेंट्स होते हैं ना, इट इज वेरी गुड टू बाय फॉर लॉन्ग टर्म, राइट? बट व्हेन वो पता नहीं चलता है कि बॉटम हो रहा है कि बॉटम होके गया है. ये जब भी सेंटिमेंट्स चेंज होंगे ना, फॉर एग्जांपल
मेरे हाँ पास भाई, दो yes, क्वेश्चन है yes. आपका, आप जो कह रहे हो ना, तो वन थिंग आई रियलाइज इज दैट, एक तो आज खबर आया था, people must have read, कि about $400 billion have to be paid by India over the next 6 months or 9 months to retire foreign debt. I don't know how we're going to handle that. Maybe today's other news is that the RBI is loosening foreign exchange rules, including allowing them to go into treasury 7 and 14 years. So if you can help understand on that, understanding. The second question, which is actually a concern, is that what I'm finding is, जैसे दिल्ली में है, लोग वेस्ट दिल्ली में प्लॉट बेचकर साउथ दिल्ली में फ्लैट खरीद लिया, या मतलब प्लॉटेड, जहाँ पर 4 फ्लैट्स हैं एक प्लॉट में, वो खरीद लिया और गुड़गांव चले गए और पैसा आ गया उनके पास जो गाड़ी खरीद। इसमें क्या हो रहा है कि द वेल्थ इज नॉट गेटिंग क्रिएटेड. सो व्हाट इज द सिचुएशन ऑन जॉब्स एक्चुअली? Because the government of India has been very, somehow I'm not getting a good feel about jobs. So I'll tell you one thing. Okay, so first I'll finish what I was speaking about. So I would need some good new data points, or some good demand, or at least change in sentiments, कि जहाँ पे ये पब्लिक भूल जाए कि हम लोग रोज फेस करते हैं, हम लोग भी वही सब, मतलब even if I go to any other space, or even if I speak to people around me who are attached to markets, they have the same view: recession, inflation, stagflation, war. इसके इससे बाहर हम कब निकलेंगे? तो वो एक चीज है. सो वंस दैट सेंटिमेंट्स गो अवे, दैट इज व्हेन आई फील दैट, तब तक ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर नहीं जा सकता. डेफिनेटली मार्केट्स कैन गो अप अंटिल देन, बट वो जो बोलते हैं ना, एक हाइपर वॉल्यूम्स आने लगते हैं, हाइपर वॉल्यूम्स देखना चालू करते हैं, तो वो फिर रिटेल भी वापस आएगा. सो आई एम वेटिंग फॉर दैट, और तभी मजा आता है, तभी स्टॉक्स दिन में 10-15% भागते हैं, महीने में डबल हो जाते हैं, तो वो मजा देखना बाकी है. हाँ, कमिंग टू the jobs, I'll speak on data points. Government is saying that Naukri is an independent company. It's a private company. They have their employment index, and they say that job hiring has been 22% more across industries. Highest has been in IT, and this doesn't include campus placements and contractual jobs. Contractual jobs would have actually gone up, that are blue collar jobs, that include blue collar jobs. तो हम लोग को सबसे बड़ा टेंशन क्या था कि जो अपना लोअर मिडिल क्लास है, या जो पुअर क्लास में जो हायर क्लास है, जो हायर पुअर क्लास है, उन लोग को हम लोग कैसे सस्टेन करने वाले हैं. So those guys are coming back because offices are opening and everything is open. COVID is almost gone and done and dusted. COVID अभी, मतलब मेरे को तो नहीं लगता है. Everybody would have their own opinion. So hiring has definitely increased. There's one more index that comes out, is the purchasing managers index, and even in that, services have increased. So at this point of time, and even like, I know a couple. I mean, I wouldn't name, or I can give examples. But the sector that I track in, or the sector I was from, say banking or even manufacturing, तो वहाँ पे भी जॉब ओपनिंग्स है. ऐसा नहीं है कि नहीं है, जॉब ओपनिंग्स आर डेफिनेटली देयर. बट इंडिया में आपको पता है कि सीजनैलिटी होती है, हायरिंग पीरियड चला गया है, मतलब जो अप्रेजल पीरियड है, तभी सबसे ज्यादा चर्न होता है. सो इट्स गोइंग टू बी नॉर्मल गोइंग फॉरवर्ड. तो मेरे को जॉब्स का इतना टेंशन नहीं है. आई फील जॉब्स आर देयर, at least for the educated, and as Naukri has suggested that it is pan industry. I mean, it is pan industry or pan India. Second question was on the 400 billion. I guess, if I am not wrong, the debt that is coming to be that is to be paid, or that is due, is around 200 billion. We have currency reserves of around 600 billion. What I am worried about is that our deficit, that our current account deficit, that always used to run at a monthly run rate of around 20 billion. Now it has reached to 25 billion. In that too, non-crude and non-jewels and jewelry, non-gems and jewelry, and non-crude imports have gone up by 34%. So that is kind of a concern. But trust me, RBI has reserves of more than 650 billion, northwards of 600 billion.
to handle any any external crisis or any external impact. So we are in a very good position. We FX reserves are at its highest if you go to see historically. So that part is cushioned. Yes, rupee is weakening. The thing is that you also got to understand that the intention of the government is seen. See, I'll tell you one thing. We can only judge the government by its intentions, because in a country like India, where we are 140 billion people, the policy can be flown by can come from the top, but implementation is really difficult. But when we see intentions like PLI, when we see intentions like Make in India, when we see intentions like what we are doing in defense today, so I am pretty sure, I'm not going who is in government, but because it affects me, I need to speak upon the policies that the government is giving. So the intention No, I of agree I'm with not you on that. concerned about. Yeah, I'm not concerned about the intentions of the government. Implementation, ठीक है. I'll leave it. वो market बता देगा. वो मैं नहीं decide कर सकता. If there are results, markets will go up. If there are not results, markets will crash. So अभी intentions है. And even the FIs, the reason I said intention is because I'll tell you a very good data point. Again, I'm not sorry. I mean I have formed the rules for the one of the person who was involved in forming the rules of the spaces. Sorry Amit bhai, but I have to give this example. जब भी farmers का protest हुआ था इंडिया में, तभी और the way the government took back the farm laws, the markets crashed. I still remember it was a Saturday and Monday markets crashed. It was in December and there was no reason. There was no reason, and nobody knew that the reason behind the market crash was because government had taken farm laws back. इसमें क्या दिखाता है कि government is not able to stand on its decisions. So the moral of the story is that intentions are there. अगर नहीं होगा तो market ठोक देगा. अगर मतलब implement नहीं होगा तो market ठोकेगा. अगर implement हो गया तो market ऊपर चढ़ेगा. So government has shown its intentions of controlling the rupee. अभी इसमें ऐसे नहीं हम लोग बोल सकते कि ठीक है कल 79 होने वाला था, कल मतलब कल अगर थोड़ा बढ़ भी जाता है 80 टच भी कर सकता है, तो यार गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया. द थिंग इज दैट इट माइट हैव गॉन टू 82 83, एंड दिस इज व्हाट द फाइनेंशियल this is what the institutions look at. Institutions look at what the government is trying to do. उनको भी पता है कि कहाँ पे भी जाएंगे ना, कोई भी कंट्री में जाएंगे, implementation is a huge issue. So yes, government is doing on that, and I'm positive about that. And even I was discussing with Amit Bhai today that I feel, or I don't know whether it was Amit Bhai or Ranvijay Bhai, I feel that India can come out as a sole beneficiary, or a blessing in disguise. If there is a inflation in US, if there is a recession in US, we could be the एक blessing in disguise हो सकती है अपने लिए. Reason being, we are still a economy where a domestic consumption based economy, where most of our GDP comes from domestic consumption, where we produce ourselves, we consume ourselves. ठीक है? So you imagine just in a economy of $3 trillion, northward of $3 trillion, our deficit is only $200 billion. Compare, it's not even like 10% of it, whatever. So we are still a consumer. हाँ बोलो ना. हाँ, एक सेकंड में ऐड करता हूँ. जो हाँ, अपना डेब्ट रीपेमेंट की बात आई ना, उसमें एक सिंपल चीज होता है कि गवर्नमेंट हैव एन ऑप्शन टू रोल इट ओवर. ये शायद लोग कॉन्सेप्ट भूल गए हैं कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट अगर रोल ओवर कर सकते हैं तो ये सॉवरेन डेट है. सॉवरेन डेट में अगर इंडिया की रेटिंग घट जाती है, जो मूडी जब भी घटाता है ना, या S&P जब भी घटाता है, इंडियन मार्केट ऊपर चलता है. ये फैक्ट है जो मैंने 18 साल की लाइफ में देखा है मेरे ट्रेडिंग करियर में. जिस दिन S&P रेटिंग घटाएगा, जिस दिन मूडीज रेटिंग घटाएगा, इंडियन मार्केट पक्का अगले दिन चलता है. ये फैक्ट ऑफ द मैटर है. तो अगर जब तक रेटिंग हमारा नेगेटिव नहीं होता, या क्या बोलते हैं, बी डबल बी नेगेटिव नहीं हो जाता है, तब तक हमें कोई इश्यू नहीं है. हमें रीपे ही करना है. हमें रीपे आज नहीं तो कल करना है. तो वो जो कंट्रीज में हमें पैसा दे रही, किस पे लिए दे रही है? हम अफगानिस्तान नहीं है, हम पाकिस्तान नहीं, हम श्रीलंका नहीं, हम वियतनाम नहीं है, हम कोई ऐसी क्या बोलते हैं वो चालू कंट्री नहीं है कि जिसको कोई पैसा नहीं देगा. एक होता है ना कि आप बैंक के पास लोन लेने जाओगे तो आपका प्रोफाइल देखेगा आप कौन हो. एक मुकेश अंबानी लोन लेने जाएगा तो मुकेश अंबानी को कि सर आपको कुछ देने की जरूरत नहीं, कितना पैसा चाहिए,
क्योंकि उनको पता है कि इंडिया में चाहे किसी भी गवर्नमेंट रहेगी, इरेस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट, बहुत अच्छी गवर्नमेंट रहेगी तो ज्यादा वेटेज देंगे, थोड़ी खराब रहेगी तो भी वेटेज देंगे। पता है इंडिया लास्ट में पैसा देके ही जाने वाला है। सो ये जितने डेब्ट्स आने वाले हैं ना, इनको कहीं ना कहीं रोल मार दिया जाएगा, कुछ उनका पेमेंट हो जाएगा। हम बैंकरप्ट कंट्री नहीं है, हमारे पास फॉरेन रिजर्व है। जब फॉरेन रिजर्व की बात करते हैं तो उसमें जब आता है कि डेफिसिट कहाँ से आ रहा था, क्योंकि क्रूड इतना बढ़ गया, पक्का डेफिसिट में ऐड करता है। नो मतलब ये तो सिंपल गणित है सबके लिए, जो जिसने भी कुछ भी बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा। तो हमारे पास आज से नहीं है, ये जब से हम पैदा हुए तब से है। तो कोई नई प्रॉब्लम नहीं है कि जिसको हमने आज फेस किया है। सेकंड रहा गोल्ड। गोल्ड में अगर मैं मेरी माँ को मना कर दूं, मम्मी ये फिजिकल गोल्ड क्यों खरीद लो, गवर्नमेंट के बॉन्ड ले लो, तो गाली मुझे सुनने को मिलती है। मेरी बीवी को बोल दूंगा तू ये मत खरीदिए, गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद ले, इसमें ये रिटर्न मिलेगा। कि आपको, मैं तो आपसे पैसा मांग नहीं रही, मेरा सेविंग है, मेरी मर्जी जो करो। अब मतलब उनको जवाब दे नहीं सकते, तो उनको फिजिकल गोल्ड खरीदना ही है। और मैं फिजिकल गोल्ड के अगेंस्ट क्यों कि भैया गवर्नमेंट का बॉन्ड है वो खरीद लो। तो ये जो परसेप्शन है अपना, यही परसेप्शन काम करके आया है। व्हेन 2008 सेविंग ही था पब्लिक का जिसने इंडिया को बचाया था। कम 2020 सेविंग ही था जिसने इंडिया को बचाया था। कोविड हो गया, जो भी हो गया, ठीक है, लोगों के जॉब्स गए, पर उनके पास सेविंग्स थी, खुद की नहीं थी, अपने पेरेंट्स की रहेगी, अपने ब्रदर्स की रहेगी, अपने सिस्टर्स की रहेगी, अपने जो भी रिलेटिव्स रहेगा उनकी रहेगी। उस कारण वो इंडिया झेल भी पाया। 140 करोड़ का पॉपुलेशन होने के बाद भी अगर इंडिया वो झेल पाया, ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि जॉब चले गए, ये सब हो गया, ये फैक्ट है। बट उस फैक्ट के बाद एक्चुअल क्या हुआ है, कभी हम एक्चुअल तो पकड़ने नहीं जाते, हम तो सिर्फ वो परसेप्शन पकड़ लेते कि यूएस गिर रहा है, टैक्सेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा। फावियो ने एक बात बहुत कड़क बोली, भैया सबको नुकसान है, तो ऐसा तो जीरो सम गेम तो है नहीं कि सबका ही जीरो हो जाएगा, कोई पैसा नहीं कमाएगा। कोई तो एक इंसान पैसा कमाएगा, चाइना कमा ले, नो डाउट्स अबाउट इट, या इंडिया कमा ले, कोई ना कोई तो इसका फायदा उठा के जाएगा, कोई ना कोई इसका फायदा उठा के जाएगा। वो कौन उठाएगा, दैट ओनली टाइम विल टेल, दैट ओनली टाइम विल टेल। वी कैन नॉट एट दिस पॉइंट जज के वो चाइना फायदा उठा लेगा। क्योंकि कल मैं फैवल्यू से बात कर रहा था ना, तो फैवल्यू ने मुझे काउंटर क्वेश्चन किया था। देखो हम स्पेस में आते भी है ना, नहीं भी आते, हम एक दूसरे को इतने क्वेश्चन खुद पूछ लेते हैं ना कि हमें लगता है कि हमने वहीं पे है ना 4 लोगों में बीच में बात करके खत्म हो गया। वही हमारे डिस्कशन चालू रहते हैं। हम वो निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर गया, 100 पॉइंट नीचे गया, उसमें हम डिस्कस भी नहीं करते। कोई डेटा पॉइंट नहीं आएगा ना, हम उसको डिस्कस करने बैठ जाते कि यार ये डेटा आया, क्यों आया, क्यों ऐसा क्यों लग रहा है। हिमांशु वहां घूम रहा है, यूरोप में घूम रहा है, कल उसने पर्सपेक्टिव दिया कि भैया ऐसा दिखता है। अरे वो सब डेटा जब दिख रहा है, जो बन रहा है सामने आंखों की, उसके बाद मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है। 200-400 पॉइंट के लिए देखो, एज अ ट्रेडर मैं ट्रेडर, बट एज अ इन्वेस्टर अगर आप सोचोगे, आपको दो माइंडसेट अलग रखने पड़ेंगे। मैं इन्वेस्टर भी हूँ, ट्रेडर भी हूँ। ट्रेडर के लिए मैं बोल दूंगा ये लेवल है, ये लेवल है, वो ट्रेडिंग में खत्म हो। बट एज ए इन्वेस्टर जब मुझे SIP करना है, करूँ कि नहीं करूँ, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। हम 4 दिन से है ना, रोज में चार्ट निकाल के फैवियो और रणविजय को भेजता हूँ कि भैया ये चल रहा है, ये टॉप से ये बना है, मैं भूल जाऊं गलती से तो तुम लोग बोल देना। तो हम फूड इन्फ्लेशन की क्यों बात कर रहे हैं, कल भी हम स्टॉक्स की बात कर रहे थे, 4 दिन से हम फूड इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे। क्यों, वो स्टॉक ने परफॉर्म कर दिया। जिसने सुना रहेगा, हमने कोई स्पेसिफिक स्टॉक रिकमेंड नहीं किया, हमने स्टॉक रिकमेंड क्या किया कि FMCG अच्छा लगता है, यहाँ से अच्छा लगता है तो आप अपना जाके चार्ट पढ़ो ना, थोड़ा बहुत मेहनत आप भी करो ना। सारी मेहनत हम, हमें जो आता है हम बता देते। अब मैं सारे स्टॉक तो नहीं ट्रैक करता। तो बेसिक पर्पस जो स्पेस का है कि भैया आपको ब्रॉडर नॉलेज हो गया कि हाँ ये चीज चल रही है, ये चीज सबको समझ, जब सबको सब चीज समझ में आ गई ना कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, भैया वो चीज काम करनी बंद कर देगी। मार्केट इज ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग। डाउ जोन्स ने जो थ्योरी लिखी थी ना, डाउ जोन्स थ्योरी पढ़ के आ जाना, इट वाज रिटर्न नॉट बाय डाउ, चार्ल्स डाउ हिमसेल्फ, बट मार्केट इज ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग, नॉट बैकवर्ड लुकिंग। कोविड का भी जो लो मारा था ना, उसने पहले से पकड़ लिया भैया ये हो गया किस्सा, वहां से ऊपर चल गया। हमने भी 2000 पॉइंट खोए उसमें, जब वापस ऊपर आया, कमाए जो थे उसमें से 2000 पॉइंट खोए, तो गम नहीं होता है। तो मार्केट इज ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग, नॉट बैकवर्ड लुकिंग कि ये होगा वो होगा। अब सबको पता है DXY बढ़ रहा है, किसी बच्चे को पूछ लोगे ना कि डॉलर इंडेक्स क्या है, हाँ तो नया बढ़ रहा है, हमें भी दिख रहा है, तो उसमें कुछ नया नहीं है। ट्रेजरी यील्ड नीचे आई, जिसके कारण गिर रहे थे, अब वो गिर रहे हैं तो हम नहीं बढ़ेंगे।
जो ये फैक्टर लोग बोलते थे, मैं तो पकड़ता भी नहीं हूँ, बट पकड़ के जब पकड़ते हैं ना तो उसको इस तरीके से पकड़ो कि इस कारण से बढ़ रहे थे ना, या इस कारण से गिर रहे थे, अभी वही कारण उल्टे हो गए तो हमें क्या करना। सेम टाइम क्रूड के पीछे अनिल सर रोज बोलते हैं क्रूड ऐसा होगा, क्रूड ऐसा होगा। अब क्रूड आज 90 पर आ गया, तब उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट कुछ तो आएगा। चलो 90 के नीचे सस्टेन करेगा नहीं करेगा हमें नहीं पता, हमारे पिताजी तक को नहीं पता कि ये 90 के नीचे सस्टेन करेगा नहीं करेगा। तो जो फैक्टर्स है, मैक्रो फैक्टर्स की बात करते हैं, तो जो मैक्रो फैक्टर्स है उन मैक्रो फैक्टर्स को भी पकड़ के चलो। हमें सब कुछ आता है बट हमें कुछ भी नहीं आता लास्ट में। सिंपल इसको अगर गणित को समझाऊंगा ना तो लास्ट में सिंपल यही है कि मेरी 7 और 20 का क्रॉस हो रहा है। टेक्निकल टर्म से पूछोगे ना तो ये मेरे लिए मार्केट बुलिश हो जाता है, बट विद अ कॉशियस व्यू कि मुझे बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं दिख रहा एंड स्टिल टेक इट कि भैया हम अभी भी है ना बियरिश फेज में ही है, हम बुलिश फेज में नहीं आए अनलेस 16,800 on Nifty is taken out on weekly closing basis. Same time 35,800, 36,000 on weekly closing basis on Bank Nifty. ये सिर्फ बाउंस है, पकड़ लेना। एक बॉल को अपन ने 25 माले की बिल्डिंग से गिरा है, सब एक वी हैव थ्रोन अ बॉल फ्रॉम 25 टावर्स बिग बिल्डिंग, सो वो बाउंस देगा। ये बाउंस बैक पकड़ के चलना, क्योंकि आज भी मेरे स्टॉक्स है ना कुछ अच्छे सजेस्ट करते हैं, कुछ बुरे सजेस्ट करते हैं, बुरे ज्यादा सजेस्ट करते हैं, अच्छे कम सजेस्ट कर रहे हैं। तो ये बाउंस को पकड़ के चलना, इसके लिए हम हमेशा कॉशियस देते हैं। आपका कुछ भी हो, हार्ड का उसका हार्ड स्टॉप रखना है तो 15,700, बैंक निफ्टी का हार्ड स्टॉप 33,700। ये हार्ड स्टॉप से इंट्राडे की बात नहीं कर रहा है, ये हार्ड स्टॉप होने चाहिए आपके, क्योंकि 4% ऊपर आया है यार नीचे से। जो मैं एक्सेल शीट भी डालता हूँ वो 4% ही ऊपर है उससे, 4 या 5%, 4-5% कुछ भी नहीं है, एक दिन में आएगा वो 5% देके चला जाएगा, तब क्या कर लोगे? तब तो बोलोगे बुलिश बुलिश बात कर, भाई बुलिश नहीं, प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। जो स्क्रीन पे दिखेगा हम वो बात करेंगे। हम अपना परसेप्शन नहीं बना के बैठे कि यहाँ से 20,000 जाएगा या 10,000 जाएगा, हमें खुद को नहीं पता यार। हम तो खुद उस चीज में स्ट्रगल कर लेते कि आज क्या लग रहा है, जब अपने लेवल पर आया तो रिस्क कम है तो हम बाय कर लेंगे, रिस्क ज्यादा है तो छोड़ देंगे। Probably you were saying something. Sorry to interrupt, हाँ? जब मैं बोलता हूँ बहुत कम बोलता हूँ, मैं तो स्पेसेस में सबसे कम अरे no issues. I was मतलब concluding only, saying that the government has shown intention, so I am not much worried when it comes to the debt repayment, and we wouldn't have to roll over. RBI governor has openly said that we have enough reserves. Let me just clarify on that. Yes. I agree with you. Okay, I 100% agree, because when fellow CAs who come from Bihar, and who were junior to me, done articleship, or even ask my electrician who's from Bihar, as per them, and this is a good statistics, okay, they say there's some corruption in getting you enrolled to a Jan Dhan, but it's minimal. But once Jan Dhan, or the ration program of the government, which is 5 kgs of rice and dal, but there is no corruption in distribution. That itself. So the way I look at it is that the government, through its subsidy program, for which we are paying taxes, has taken care of the poor, and that might be its success. However, the next challenge for this government is going to be jobs. And Agnipath, to that extent, especially after UP elections were won for the second time, the news which came out is that subsidies are getting digested by the rural population, in the sense that any other government which comes in, anything they try to do in that subsidy program will not be accepted, because that is done and dusted. It's like Delhi, na? Kejriwal is good in health and what do I say? It's a very limited government in Delhi in health and other is education. He's doing a good job. Debashi sir, I need to interrupt you over here. Yeah. Okay. You have clearly mentioned we will not talk anything about politics. No, okay. So what I'm really trying to say is that my biggest concern is jobs. It doesn't impact me personally, because everything what the governments are doing, and some of the state governments are doing good job, the union government is also doing a good job, is getting digested by the population. So, it's like the Maslow's theory, hierarchy theory, that
the basic levels are met, then you say what next, what next, what next. So that is what I want to see, because that is where growth will happen. So the next growth will come from PLI schemes. You're forgetting that. PLI schemes, the incentive is around 2.45 lakh crores as of today, and it has not yet started. Imagine the headroom we have for growth. Yesterday, I was listening to one of the con calls. It was from one of the textile companies, a very small textile company, 300, if I'm not wrong, somewhere around 300, 600 crores between the two. So this guy and a young entrepreneur, second generation entrepreneur, around his age would be around 28, 29 or 30 max. So late 20s. This guy says that the traction that he is experiencing on the ground level for the demand that he sees, and this guy only exports. Right? The demand and the traction that I am seeing because of the faith loss in China is going to make me like this. It's going to make me work like 24/7. So he says that 85% of the textile market to West and to US or the Western countries is controlled by China. Now everybody is of China because they experienced what happened to the supply chains when COVID came. Then the entire China plus one model came. Then there was this also the issue of sanctions because of the exploitation of the minorities over there. So because of that, they are exploring alternatives. And textile is not, I'm just giving an example. Most of the PLI schemes are not something, not in a sector where you would need too much of regulation. Like it's not in pharma where, you would spend 6 to 8 months कि एक regulatory वो FDA आएगा वो check करेगा. It's not. It's direct exports, right? So he says that India, so example, if we are doing 15% and China is doing, if we are doing 10%, China is doing 85% and 5% comes from the rest of the world. From that 85%, today I only need 5%. Agar मैं 50%, so imagine there are only few companies who are going to get this 5%. And those are going to be multi-baggers. Forget about being multi-baggers. Imagine the headroom of employment opportunities we have. So this is just one. I have explained you defense so many times. We are targeting 3x exports. So our defense imports are around 1 lakh crores, right? And today 1 lakh crores, and our internal production is only 35,000 crores. From that 35,000 crores, we aim to be 1 lakh crores. So 3x तो defense sector दे रहा है आपको. ठीक है, उसके बाद में we still aim to export 35,000 crores of defense equipment. So 4 times तो यहाँ पे government aim करके बैठी है, उसमें से 50% भी, forget about 50%, let's assume that it only खाली one party खाली 25% achieve किया, तो भी 100% ऊपर जा रहा है. So if government का total 1 lakh crore internal consumption plus 35,000 crores, 1,35,000 crores का जो target है, और today we are sitting at 35,000 crores, उसका मैं खाली double करता हूँ. जो मेरे को 140 करना था, मैं 140 नहीं करता हूँ, मैं खाली 70 करता हूँ, तो भी कितना डबल एम्प्लॉयमेंट आ रहा है मेरे पास. So the thing is that one of the very good guys had tweeted. He is also a fund manager. I won't name him. So the issue is we become employable first, and then ask me whether there are opportunities or not. Right? I agree. There would be issues. Fabio, I'll start to your point. Cause I'm in Jodhpur right now. तो मैं का लोकल न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो उस लोकल न्यूज़पेपर में भी है ना, न्यूज़ क्या छपी, आईआईटी जोधपुर के जो बंदे लोग थे ना, उसको हाईएस्ट सैलरी मिली 60 लाख रुपीस. एवरेज सैलरी वाज बिटवीन 15 लाख टू 30 लाख रुपीस. एवरेज सैलरी उनका वो गया है. जो बच्चे अभी तक आईआईटी पास भी नहीं किए, उन बच्चों को सैलरी मिल रही है. मतलब जोधपुर जैसा सेंटर जो आईआईटी नया खुला है, उनमें उनको प्लेसमेंट मिल रही है. तो ये जो हमें पता नहीं कहाँ से ये जो डेटा पकड़ते ना, ये छोटे सिटीज के डेटा पकड़ते ही है कि क्या नहीं करते. भैया 60 लाख जोधपुर में बहुत बड़ा हो जाता, मतलब 5 लाख रुपया वो अगर अखबार में. बॉम्बे में भी बहुत बड़ा अमाउंट है, दिल्ली में भी बहुत बड़ा अमाउंट है. अरे सर, मैं तो जोधपुर की बात कर रहा हूँ. 5 लाख रुपया का अगर वो फोटो भी छापेगा ना, इसका प्लेसमेंट हो गया सर. घर के बाहर है ना, रिश्ते नहीं आ जाएंगे. वो मर्सिडीज बेंज आप जो बोलोगे ना, मैं एक्चुअली अमित एक चीज बोलना चाहता हूँ. प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग. आई एम एक्चुअली आस्किंग
pessimistic questions as I'm creating a model for India. I'm a long-term bull, and I'm really happy because, you know, the Egyptian Air Force chief was met by the Indian Air Force chief, right, today. I think it's come out in the Economic Times, in the app. So obviously they're looking at Tejas there. Tejas is there for Malaysia, right? So I have family in defense, so I track defense very clearly. So no, I understand. I'll tell you where my concern is. My concern is that I am happy that we did not go into the China model of development. We are going to create a model, because the China model of development is almost following the West, and now they are screwed. Okay, Everglade, real estate, they are screwed majorly because of that. India, by taking its time, because we are democratic, we are going to create a Indian way of business, which will be different. It will be chaotic, but it will be different. And I'm happy with what we are doing. However, we require 1 million jobs a month. Even if we are able to create 5 lakhs or 4 lakhs worth of job, which give in a small town 10,000 rupees a month, or maybe 15,000 rupees or 20,000 rupees, but it is 5 or 1 million jobs, that is 10 lakh jobs a month. I'm happy because, look, I joined Airtel in the mid 90s. Those were the go-go years of internet, right? I have seen my salary within Airtel in a period of 10 years move by 4x. But after 2010, salary increases have stopped. Okay, in the sense it is no longer 4x in the next 10 years. My point I'm trying to make is that is not important, but what is important is getting a job. And it should be 1 million, because we have a young population and we are not following the China model, which I'm very happy. Sir, if I can only add one thing to over here, what you are saying is कि people are starting becoming entrepreneurs. मतलब वो लोगों में ना वो लग गया कि भैया मैं क्यों किसी के पास जॉब करूं 10,000 की, मैं बिजनेस बनाऊंगा, मेरा 2-5 साल पैसा नहीं कमाऊंगा ना, मुझे एंटरप्रेन्योर बन के आना है, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना, अपना कुछ भी बिजनेस बनाऊंगा, 2-4 मेरे रेस्टोरेंट खुल जाएंगे, या मैं जो भी कर रहा हूँ वो करके आऊंगा. मैं इतने ऑप्शन ट्रेडर्स को देखता हूँ ना, वो जो एक्सपांड करते, मैं तो अपनी ट्रेडिंग पैटर्निटी को जानता हूँ, वो जब एक्सपांड करते हैं ना, बोलते हैं हम यहाँ भी ऑफिस खोलेंगे, वहाँ ऑफिस खोलेंगे. सर दैट इज just a second, huh? I'll just... So Devashish sir, I'll just say a little bit because I employ a lot of few people. So there is a slight difference when you look at jobs in certain different categories. So we have to categorize jobs. Okay, there are two first and primary category in jobs is higher education jobs and say 12th or BA BCom jobs. No, Okay. Favili. No, Ranvijay. That's not the way you look at jobs. The basic job is of a laborer. Basic job is of a laborer. So बड़ा okay वो sir, सबसे बड़ा you can continue, but because I employed a lot of people, that's why I said just. मैं बताता हूँ उसका. जो मजदूर होता है ना, लेबर कैटेगरी जिसको बोलते हैं, वो लेबर कैटेगरी सबसे बड़ा एम्प्लॉय जहाँ होता है वो होता है रियल एस्टेट सेक्टर में. रियल एस्टेट सेक्टर में सबसे ज्यादा दिहाड़ी के जो मजदूर मिलते हैं ना, 200, 500, 1000 रुपए वाले दिन के, वो आज के दिन में ना 1000 रुपए से जॉब कम लेते भी नहीं. मुझे छोटा सा कुछ करवाना था घर पे काम, मैं गया, मैं पूछा भाई कितना पैसा लेगा. सिंपल बताता हूँ, आज सुबह गया था क्योंकि बारिश थी जोधपुर में, कि सर 800 रुपया लूंगा. भैया 2 घंटे का काम है, फिर भी 800 लूंगा. मैं 500 में चल ले. सर 500 में कोई मजदूर नहीं जाएगा, सब 800 के नीचे कोई नहीं जाएगा, हम स्किल्ड लेबर से. अच्छी बात है. मैं किसी और को पकड़ने गया, सर 500 रुपये लेंगे, हमें कुछ काम नहीं आता, आप जैसा बताओगे कर देंगे. इनका मुझे आता तो मैं तेरे पास क्यों आता, मैं खुद ना कर देता. तो सबसे बड़ा लेबर जॉब जो है वो है रियल एस्टेट सेक्टर में. अगर रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें ना, जैसे देवाशीष सर पहले बोल रहे थे, देवाशीष सर ने प्रॉपर बोला कि लोग अपने 4 BHK 1 पे शिफ्ट हो रहे हैं, बट जिसके पास 2 BHK था
cause I stay in Mumbai, वो लोग है ना 2 की जगह 3 देख रहे हैं, 3 की जगह 4 देख रहे हैं, क्योंकि पता नहीं घर से कब बैठ के काम करना पड़े। आज आप जितने भी बड़े लोग देखोगे ना, क्योंकि आधा काम वो अभी ऑनलाइन हो गया, इजी हो गया, काय को स्टूडियो में जाने का, काय को ऑफिस जाने का, आधा काम वहीं से निपट गया, फिर ऑफिस जाने का। फिजिकली मैं भी ऑफिस कम जाता हूँ, मेरा खुद का ऑफिस है, मैं भी वहाँ कम जाने की कोशिश करता हूँ, पर घर पे बैठा बोर होता हूँ तो बॉम्बे में, तो मैं ऑफिस चला जाता हूँ, 4 बजे बाद मैं घर आ जाता हूँ। क्यों? कि भैया डेटा तो तू भी वही बनाएगा, मैं भी वही बनाऊंगा, फोन पे बात कर लेंगे, काय को बैठ के टाइम पास करूँ। तो सर वो फिजिकली लोगों ने वो माइंडसेट बना लिया कि हमें घर खरीदना है। सर जोधपुर में ना पहले 2 BHK का प्रॉपर्टी नहीं बिकता था, अभी 3 BHK का प्रॉपर्टी भी है ना, प्राइम रेट पे तो नहीं बिक रहा, बट बिक रहा है। वो जो प्राइम रेट था वो निकल गया, वो तो रियल एस्टेट में भी वैसा ही आ चुका है, बट पीपल आर स्टिल रेडी टू पे मनी, पीपल आर स्टिल रेडी टू पुट फैक्ट्रीज, कि भैया ये लग रहा है ना हमें कि चाइना को अगर हमने तोड़ा, चाइना को तोड़ा तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का मिलेगा, इंडिया में ही मिलना। और तो हम चाइना के से रोज हम यही करते थे, या मंगा लो चाइना सस्ता है, ये मंगा लो चाइना सस्ता है, ये मंगा लो चाइना चीप है। ये माइंडसेट इंडिया के एंटरप्रेन्योर जो बोल रहा हूँ ना, उसका माइंडसेट चेंज हो चुका है। तो बोलता हम इंडिया में उससे अच्छा बना के देंगे, इंडिया में उससे अच्छा बना के देंगे। प्लस टेक्नोलॉजी जो अपने पास है, वो चाइना के पास शायद टेक्नोलॉजी नहीं है, वो चाइना के पास पक्का टेक्नोलॉजी नहीं है। जो हम क्रिएट करते हैं ना, वो शायद कोई नहीं क्रिएट करता। आज मैं कभी बच्चों को बोलता हूँ ना कि बेटा एक काम कर, मुझे ये चाहिए, ये आउटपुट चाहिए, बोलता है सर क्यों 1 घंटा लगाते हो, हम 5 मिनट में आपको पाइथन में बना के दे देंगे। एंड दे आर यंग गाइस, 20-25 ईयर्स, वो पाइथन में बना के मुझे कोड भेज देते हैं। इनके तूने बना के भेज दिया, कभी तूने कोड हटा दिया तो मैं कहाँ डिपेंड करूंगा तुझ पर, मुझे कोड समझा, मुझे कोडिंग लैंग्वेज सिंगा। तो सर पब्लिक का है ना परसेप्शन चेंज हो गया। 10th 12th पास तो बात की चीज हो गई, आईटी करने की कोई जरूरत नहीं है। पीपल हु नो लैंग्वेजेस और पीपल हु कैन इम्प्लीमेंट द थिंग्स, कि जो कर सकता है, आज वहां पे चली गई पब्लिक। कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो जहाँ सी की जरूरत पड़ेगी वहां सी की जरूरत पड़ेगी, जहाँ आईटी वाले की जरूरत पड़ेगी वहां आईटी वाले की जरूरत पड़ेगी। बट बीच की जो जॉब है ना, कोई छोटा पर्सन भी खा के चला जाएगा। आप 50,000 में जॉब दे रहे हो तो 25,000 में खा के चला जाएगा। उसको लग रहा है मैं 25,000 में कर सकता हूँ, कंपनी को भी लगता है मेरा पैसा बच रहा है, मैं कहीं को इसको 50,000 रुपए पगार दूं। आई सिंपल एज दैट। या Fabio, Ranvijay, anyone can go ahead. So I'll share a very interesting data point. I mean, we all know that income tax department is buried under work, right? So imagine when the finance minister imposes tax on something that is new, that is a new source of income, like they did it for cryptocurrencies, right? That was a very smart move because they knew guys have minted money in that, and that is why they wished to import. They wish to impose tax on it, right? Now, which is the latest tax that government has imposed on the not even on the direct income, but this is kind of an indirect income. Government has imposed tax on the freebies that influencers get. Imagine what would be the extent of freebies these guys get that government is willing to, you know, dedicate a department or dedicate resources to calculate what is the amount of the freebies influencers are receiving instead of direct income. You just need to see. I'll tell you one thing very frankly. India is a very smart country. I totally agree that there are issues on the base level, but here वो बोलते हैं ना कि we find opportunities in distort. And that is how people are. So we will have to go a little by, and I don't say that tomorrow our unemployment rate would be X. So if we need 10 million jobs, we may only be able to create say around uh, 8 million or even 7 million, and there would be perpetual unemployment. But then that is how we are. That is how, and what we have been. We today are in a better position than what we were today, and I see a specific like not going. See, here I'm not speaking on morals. I'm not speaking on ethics. I'm not speaking. I'm here to talk money. I'm here to make money, and I'm here to speak on markets.
अगर गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम ला रही है, उसमें जॉब्स क्रिएट हो रहा है, मैं टेक्सटाइल में इन्वेस्ट करने वाला हूँ, मेरे को नहीं फर्क पड़ता है कि ठीक है गवर्नमेंट अगर 10% है अनएम्प्लॉयमेंट, उधर कुछ राइट्स होता है, इज द गवर्नमेंट एबल टू कंट्रोल दैट? कंट्रोल कर सकती है तो ठीक है, नहीं तो वो गवर्नमेंट जाएगी, दूसरी आएगी. So let's stick on the markets. Markets में ये schemes है, and my outlook is like you said that you're long term bullish on India. So these are the schemes that I gave. I mean, I gave the proper answers to whatever the questions you had asked, and I am bullish on the data points that I have shared. Yes, over to you, Amit bhai, Ranvijay. मेरा बुलिशनेस, ओवरऑल जो बुलिशनेस है वही लेवल है 1600 के ऊपर अगर वीकली क्लोज देगा तो है. सिंपल डेटा पॉइंट की बात करें, कल की एक्सपायरी की, जो हम रोज वही बात करते हैं, रेंज बाउंड दिखता है 1600 अपसाइड मैक्स, 5900 डाउनसाइड मैक्स. इसके बीच में कल खेला हो जाएगा. तो कल आपको वीकली नहीं खरीदना है, आपको वीकली नहीं खरीदना है. वीकली में मुझे कुछ दिखेगा, मैं ट्विटर पे अपडेट कर दूंगा. सेम गोज फॉर बैंक निफ्टी ऑल्सो, अनलेस वो रेंज ब्रेक कर दे, क्योंकि उसमें इतने कॉल और पुट राइटर खड़े हैं ना, अब उनको हिलाना बहुत बड़ा काम हो जाता है. वो पूरा डेटा में डाल चुका हूँ कि भैया नहीं दिखता. वो 50-100 पॉइंट के लिए मैं ट्रेड नहीं मारने वाला है कल के लिए. वो 50 पॉइंट कब आएगा कब जाएगा मैं नहीं पकड़ पाऊंगा. दैट्स अ फैक्ट फॉर मी इन माय लाइफ. So simple Sir, point is 16,192 पहुंचेगा गैप अप कल. sir, if I could predict a gap up, मैं पोजीशन है ना खुद क्रिएट करके चला जाता. मैं तो हमेशा स्प्रेड खेलता हूँ. मैं हमेशा 16,175 सॉरी 175. सर मैं तो वही चीज बोल रहा हूँ, मैंने हर स्पेस में वही रिपीट किया है, लास्ट 3 स्पेस में वही रिपीट किया है. स्प्रेड बना लो, बुल स्प्रेड बना लो, आपका कॉस्ट कम हो जाएगा. मैं रेशियो स्प्रेड की बात नहीं करी थी, और मैं बुल स्प्रेड भी समझाया था कि भैया कुछ खरीदे तो ऊपर का कुछ बेच दो. वो स्प्रेड की बात कर रहा था. सर कल कहाँ खुलेगा, अगर मेरे पिताजी और मुझे खुद को पता होता ना, मैं वो पूरा पैसा उस सौदे पे लगा देता. मैं उस पूरे ऑर्डर पे पैसा लगा देता. मुझे नहीं पता सर मार्केट कहाँ खुलेगा. मैं तो जब मार्केट दिखता है 5-10 मिनट वेट करता हूँ, जैसा दिखता है मेरे रेंज में आएगा मैं खरीद लूंगा, मेरे रेंज में नहीं आएगा मैं नहीं खरीदूंगा. मेरे बहुत कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं. वो रूल्स पूरे दिन नहीं आएंगे ना, मैं दिन भर शांत बैठा रहूंगा, खाता रहूंगा, देखता रहूंगा. अभी जोधपुर हूँ तो मेरे पास वो मेरा बड़ा टर्मिनल है नहीं, वहां से बच्चे लोग मुझे बोलते रहेंगे. मेरे पास 6 डीलर्स है सर, एंड आई हैंडल वेरी बिग मनी ओनली ऑफ 1%. वो मेरा खुद का प्लस मेरे पार्टनर. सर पर्सनल नहीं. हाँ मैं वो बोल दिया कि मैं पर्सनल बात नहीं करना चाहता. सो आपका भी हो गया, मेरा मैं थोड़ा अपडेट दे देता हूँ. सो फर्स्ट थिंग कि कल मैंने अपना ट्रेड बताया था कि मैं 15,800 को लास्ट में फिर हेज कर गया था, मतलब पी को विद 15,600 एंड बाकी कुछ क्वांटिटीज को 15,500 के डबल पी शॉट्स. सो मार्केट मूवमेंट वैसा नहीं हुआ एंड आई बुक्ड अराउंड per lot a loss of around 40 points. So currently no trade as such जो कि मैं लेके गया हूँ. I'll be long, मतलब see intraday trades छोटे मोटे 20-25-30 पॉइंट्स के वो होते हैं, वो अलग हो जाते हैं. वो आई कैन टेक. मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं कल कोई ट्रेड नहीं लूँगा, लेकिन प्रॉपर लॉन्ग आई प्रॉब्ली बी डूइंग इफ वी क्रॉस 16,200 ओनली. because rounding off number बोल देते हैं, because the gap filling will be little lower than that. So rounding off 16,200 के ऊपर ही I'll be proper long. I'll go short below 15,900 and load more if we go below 15,750 the shorts. That is the thing. So if I go long above say 16,200, my SL will be round about 1650. That's the trade. And employment में जो मैं बोल रहा था वो ये बोल रहा था कि there are n number of employments available
for anybody who wants to earn say 10 to 15,000. The opportunities get lesser and lesser when people want more than that. So availability of jobs for 10,000 and 15 up to 15,000 is not less. It is there if anybody wants to work. But yes, cost of living कह लीजिए, aspirations कह लीजिए, people are not looking for that with any skill set or any levels. They are looking for a higher paying jobs because of whatever reasons they have. So that is the thing. Even for starting, nobody is looking to start for 10 12,000. मिल जाते हैं, कुछ कर लेते हैं पुराने वाले, लेकिन न्यू जॉब्स न्यू एम्प्लॉइज इससे कम पे यूजुअली नहीं मिल रहे होते हैं. That's it on the job part, but jobs are there for lower levels. Higher levels में थोड़ा issues होंगे, that is there. मेरे levels मैंने आपको बोल ही दिए, आप कंटिन्यू करें सर. रणवीर जी, मार्केट में जॉब बहुत है, ठीक है, बहुत जॉब है. सिर्फ आपकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी कम होगी और रियलिस्टिक होगी. मुझे आज भी है ना, पता नहीं मेरा कहाँ Naukri.com पे मेरा प्रोफाइल पड़ा है, मैं डिलीट भी करने गया ना, डिलीट नहीं हुआ. मुझे आज भी फोन आते कि सर एफएमसीजी कंपनी का सीएफओ का जॉब है. भाई मुझे ना कंपनी का सीएफओ बनना ना सीईओ बनना है. मैं जो काम करता हूँ मैं उसमें खुश हूँ, कम कमाता हूँ खुश हूँ, ज्यादा कमाता हूँ खुश हूँ. तो मुझे नौकरी छोड़े 15 साल हो गए, ठीक है, मैं सिर्फ ट्रेडिंग से पैसा कमाता हूँ. लास्ट में आपको एक चीज समझनी है कि जो आप चीज कर रहे हो उसको आप कितना रिलीजियसली फॉलो कर रहे हो. आप मेरे रोज की डेटा पॉइंट वही देखोगे, ज्यादा कोई डेटा पॉइंट नहीं आता. मैं रिलीजियसली वही चीज करके जाता हूँ. मैं भी गलत जाता हूँ. ऑलमोस्ट आउट ऑफ 100 टाइम आई गो रॉन्ग 65 to 70% of the time. But when I go right, I go absolutely right. मुझे नहीं पता when Hero Moto was trading at 2150, तब हमने बोला था लॉन्ग कर लेना. इन्वेस्टिंग के पॉइंट से आज वो स्टॉक देख लो क्या हो गया. हम जब मारुति 7200 बोलते थे, 7000 पे बोलते थे, चलो सारी चीजें बात की होगी. रिसेंट केस था लीवर का, रिसेंट केस था आईटीसी का, वो भी बात हो गई. तो हमें जब डेटा बन रहा है, टेक्निकल प्लस डेटा जो बन रहा है, उसके हिसाब से 16,300 16,004 मैक्स लगता है इस बार की रैली का. फिर कुछ व्यू चेंज हो जाएगा तो अपडेट कर देंगे, वरना ये रैली पकड़ के चलना. कल के लिए बात नहीं कर रहा. अभी कल का रैली 16,400 मैक्स अपसाइड, 15,900 मैक्स डाउनसाइड. इसके बीच में जहां दिखता है जो मर्जी करो, सिर्फ डेटा पकड़ के चलना. का हुआ ही बढ़ रहा है, कहाँ हुआ ही घट रहा है. कमिंग टू बैंक निफ्टी, सेम थिंग. स्टॉक बहुत अच्छे दिख रहे, पर कल एक्सपायरी है तो मैं ज्यादा उसमें ध्यान देने वाला नहीं. एक्सपायरी के बाद कोई नया डेटा बनेगा तो मैं पक्का शेयर करूंगा. द थर्ड पार्ट वाज कि स्टॉक कौन से चल सकते हैं यहाँ पर. अगर मार्केट 16,400 ब्रेक कर देता है, मेरा बुलिशनेस फ्रेश एकदम के हाँ भाई आप तो आंख बंद करके खरीदो, 16,800 के ऊपर ही आने वाला है. प्रीवियस स्विंग हाई था, उसके पहले मैं कुछ ना बोलने वाला. ये छोटे मोटे बाउंस है. वापस आपको रिपीट करता हूँ, ये हम एक बेरिश स्ट्रेटजी से एक बाउंस दे रहे हैं, कोई बुलिशनेस नहीं है, बाउंस है. ये रैली को बाउंस पकड़ के चलो, इसको बुलिशनेस मत पकड़ो. कोई कुछ भी बोलते बुलिशनेस मत पकड़ो, ये बाउंस है. ये बाउंस कहाँ फिजल आउट हो जाएगा हमें नहीं पता. 2 दिन में होगा, 4 दिन में होगा, 6 दिन में होगा, मुझे कोई गारंटी नहीं इस चीज का. तो इसके लिए कॉशियसली ट्रेड करो. लॉन्ग हो तो 15,800 15,700 का स्टेट स्टॉप लॉस रख के चलो, क्योंकि अगर 15,200 के नीचे गया ना गलती से तो फिर नया मंदी दिखा देगा. 15,700 के नीचे भी गया ना तो एक बार नया मंदी दिखाने की कोशिश करेगा. बैंक निफ्टी सेम 33,500 मैक्स डाउनसाइड का. अगर वो तोड़ देता है, सब पोजीशन बैंक
इसमें से एग्जिट कर लेना एक बार। अरे अब महंगा खरीद लेंगे ना, उसको ऊपर बेच देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें से। महंगा खरीदो, उससे महंगा बेचने की कैपेसिटी रखो। जब शॉर्ट का लेवल आएगा, शॉर्ट का लेवल में बता दूंगा। रोज सिर्फ मंदी 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 या तेजी तेजी करना प्रॉपर चीज नहीं है। हम रोज लेवल की बात करते हैं, हम लेवल से ऊपर ना जाते हैं ना भटकते उस चीज से। इसके लिए हम रोज स्पेस करते हैं, मार्केट वॉलेटाइल। जिस मार्केट प्रॉपर सेटअप में आ जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं खुद स्पेस नहीं करूंगा, मैं सिंपल लेवल डाल दूंगा ट्विटर पर कि भैया ये लेवल है, फॉलो करते चलो, जरूरत ही नहीं है स्पेस की, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है। इसके लिए हम स्पेस करेंगे। कल क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। या 1 या 2 दिन में क्या मैक्स हो सकता है, उसके बारे में डिस्कस करने आते हैं। उसके बाद हमें ना पंचायत करने वाले लोग नहीं, हमें पंचायत करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें है क्या लग रहा है 1-2 दिन में क्या मैक्स हो सकता है, या इस हफ्ते में क्या मैक्स हो सकता है, वो हम लेवल पकड़ते हैं, उसी के हिसाब से ट्रेड करते हैं, उसी के हिसाब से आपको सब कुछ समझाया जाता है। सो रणविजय, probably we have done. Yes, sir. Let's finish it. Any comments from your side or anyone else? No, I think everybody is done. And मैंने भी अपना बता ही दिया लेवल्स, तो क्लियर है सर। Fair enough. So we'll wind up this session. मैं इसका रिकॉर्डिंग 5-10 मिनट में शेयर कर दूंगा। हम सिर्फ लेवल की बात करते हैं, ना हम तेजी की बात करते हैं, ना मंदी की बात करते हैं। जो लेवल आएगा उसकी बात करते हैं, बाकी भगवान मालिक है क्या होगा क्या नहीं होगा, जो हमारे कंट्रोल के बाहर है। सो फेयर इनफ, थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। इमोशन रखना, वापस रिपीट करता हूँ, सबसे पहले देश के लिए रखना, उसका थोड़ा इमोशन बच जाए तो अपने परिवार के लिए रखना, उसका थोड़ा इमोशन बच जाए तो अपने फ्रेंड्स, अगर मैं भी आपका दोस्त हूँ तो मिल ही रखना। उसके बाद कुछ इमोशन बच जाए गलती से तो मार्केट में लेके आ जाना। मार्केट को जीरो इमोशन से खेलो, खेलना नहीं है ये अपना। मार्केट को जीरो इमोशन से ट्रीट करो। दैट्स इट। थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। जय हिंद।